1969 में मिनेसोटा की अदालत ने जेरोम डैनी नामक एक व्यक्ति से संबंधित मामला चला, जो उस बैंक द्वारा अपने घर को जब्त करने के खिलाफ चुनौती दे रहा था, जिसने उसे खरीदने के लिए ऋण दिया था। उनका तर्क ये था कि बंधक अनुबंध के अनुसार दोनों पक्षों अर्थात वो और बैंक को विनिमय के लिए संपत्ति का वैध स्वरूप प्रस्तुत करना आवश्यक है। कानूनी भाषा में इसे प्रतिफल कहा जाता है। डैनी ने स्पष्ट किया कि यह धन वास्तव में बैंक की संपत्ति नहीं था, क्योंकि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होते ही इसी शून्य से बना दिया गया था। आधुनिक मुद्रा व्यवस्था ने ऋण का उल्लेख किया है। जब वे ऋण देते हैं तो वे ऋण के बदले में वचन पत्र स्वीकार करते हैं। ऋण लेन से आरक्षित निधि अपरिवर्तित रहती है, लेकिन जमा ऋण बैंकिंग प्रणाली की कुल जमा राशियों में नई वृद्धि करते हैं। ये धन उनकी मौजूदा परिसंपत्तियों के अलावा से आता है। बैंक तो बस इसका आविष्कार कर रहा हो, काबिज पर सैद्धांतिक दायित्व के अलावा इसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अदालती मामला आगे बढ़ा, बैंक के अध्यक्ष श्री मॉर्गन ने अपना पक्ष रखा और न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञापन में उन्होंने याद दिलाया कि वादी बैंक के अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि फेडरल रिजर्व बैंक के साथ मिलकर उन्होंने धन का सृजन किया और बही खाता प्रविष्टि के माध्यम से अपने खातों में क्रेडिट दर्ज किया। धन और ऋण पहली बार तब अस्तित्व में आए जब उन्होंने इसे बनाया। मिस्टर मॉर्गन ने स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई कानून या कानून मौजूद नहीं है जो उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता हो। चाहे ज्ञान की परपा चलते हुए उसका समर्थन करने के लिए ज्ञात होना वैध होना चाहिए। जूरी ने पाया कि इसमें कोई वैधानिक विचार नहीं था और मैं इससे सहमत हूँ। उन्होंने काव्यात्मक रूप से यह भी कहा कि केवल ईश्वर ही शून्य से मूल्यवान वस्तु का निर्माण कर सकता है। और इस खुलासे के बाद अदालत ने बैंक की फौजदारी के दावे को खारिज कर दिया और डैनी को उसका धर्म बरकरार रखने दिया गया। इस अदालती फैसले की निहितार्थ बहुत बड़े हैं। हर बार जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो बंधक ऋण हो या क्रेडिट कार्ड शुल्क, आपको दिया गया धन न केवल जारी है बल्कि यह अवैधानिक प्रतिफल है, और इसलिए ये पुनर्भुगतान अनुबंध को निरस्त कर देता है, क्योंकि बैंक के पास शुरू से ही संपत्ति के रूप में ये धन था ही नहीं। दुर्भाग्यवश ऐसी कानूनी वास्तविकताओं को दबा दिया जाता है और नजरअंदाज कर दिया जाता है तथा निरंतर धन हस्तांतरण और निरंतर ऋण का खेल जारी रहता है। और ये हमें अंतिम प्रश्न पर ले आता है, Why?